गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? मैं रजनीश गुप्ता। आज मज़ा आने वाला है। आज बहुत ही लाजवाब चैप्टर है आपका पांचवा चैप्टर फिजिक्स का। पांचवा चैप्टर आपका क्या है? पांचवा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी वैद्युत चालन। वैद्युत चालन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, आज विस्तार से आपको समझाएंगे। और आई होप आप वीडियो जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। देखिए, हर एक चीज़ को डीपली तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हम देखिए। सारी चीज़ें आपके चारों तरफ मौजूद हैं, चारों तरफ क्या है, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भाई हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, पंखे चलते हैं, हमारे घर में बल्ब जलते हैं तमाम, और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं। तो उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है। चैप्टर को बहुत ध्यान से, केयरफुली तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। भैया जैसे मान लीजिए कहा गया, बहुत आसान भाषा में आज समझाने जा रहा हूँ, एकदम एकदम कहा लीजिए क्षेत्रीय भाषा में, यानी कहने का मतलब है रीजनल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लैंग्वेज में अगर आपको समझाया जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए, टॉपिक क्या है? वैद्युत चालन। वैद्युत चालन आखिर कहते किसे हैं? मान लीजिए आपके पास एक तार है, हम उसी तार की परिकल्पना करते हैं, तार के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वायर है, एक तार है, एक चालक है। इसी चालक को ही क्या कहते हैं? वायर कहते हैं, तार कहते हैं। मान लीजिए घर में बहुत सारे तार, दो तार हमेशा आपने देखा होगा कि दो तार हमेशा गए रहते हैं। हमेशा क्या होता है, कोई सर्किट को दो ही वायर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक आप मान सकते हैं पॉजिटिव और दूसरे मान सकते हैं निगेटिव। वो बाद में समझाएंगे कि किस तरीके से होता है, परिपथ कंप्लीट होता है। पहले हम बात कर लेंगे कि आपका चैप्टर क्या है, वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा पहला आपका टॉपिक क्या है? वैद्युत धारा की बात करें। अब क्या होता है वैद्युत धारा? ये क्या होता है? किसी परिपथ में, कोई परिपथ उठा के ले लो, कोई परिपथ, परिपथ मतलब क्या है कि यानी कोई भी परिपथ, परिपथ कब कंप्लीट होगा? जब आपका बल्ब जल जाएगा तभी तो परिपथ कंप्लीट होगा। कि हाँ, यानी कहने का मतलब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हुआ, ताकि उसमें देखा जा सके कि हाँ कुछ प्रवाहित हुआ या नहीं प्रवाहित हुआ। तो कहने मतलब किसी परिपथ में, कोई परिपथ हो, आपके घर में देखिए तमाम प्रकार के सर्किट लगे हुए हैं, कहीं पर बल्ब चल रहा है, कहीं पर फ्रिज चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं पर एसी चल रही है, यानी हजारों प्रकार, बहुत सारे प्रकार की आपके घर में यानी इलेक्ट्रिकल यूज होने वाली जो वो होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके फैमिली में होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक आपके पास क्या है, चालक है, एक आपके पास क्या है, वायर है, तार। अब तार की बात करते हैं कि इसमें क्या प्रवाहित होगा, इसमें क्या प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा। क्या प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा, बस ये जानिए, आवेश। इसमें क्या प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा। जब भी इसमें आवेश प्रवाहित होगा, जब भी इसमें आवेश प्रवाहित होगा तो उसी क्या कहता है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश ज्यादा प्रवाहित होगा, वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। आवेश प्रवाह की दर को किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो आपके घर में, तो परिपथ पूरा परिपथ ही होता है ना, किसी भी परिपथ में, किसी परिपथ मतलब क्या है, एक आपका बल्ब जल रहा है एक जगह पर, दूसरे कमरे में एक कूलर चल रहा है, तीसरे कमरे में, तो एक आपका परिपथ हो गया। अगला परिपथ क्या है, आपके अगले वाले कमरे में, अगले वाले रूम में आपका क्या चल रहा है, एक आपका कूलर चल रहा है, एक आपके फैन चल रहे हैं, एक आपका क्या चल रहा है, हीटर चल रहा है। तो बहुत सारे प्रकार की चीजें होती हैं। तो बात करते हैं केवल आवेश प्रवाह की दर, अभी बात करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा क्या होता है। जो आवेश चलता है उस पर क्या आरोपित करता है? बल आरोपित करता है। जब भी आवेश चलता है तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब भी करंट यहाँ पर फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। आवेश अगर प्रवाहित होगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप देखिए वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक आपने क्या लिया, कंडक्टर लिया, एक तार लिया, तार को रगड़ दिया या सपोज करो हीट कर दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और उसके सामने वाला टर्मिनल जो होगा, यानी सामने वाला जो वायर आपने रखा होगा, मान लीजिए इस समय प्रेजेंट टाइम में उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, एक सामान्य तार है। जैसे ही इसके पास लेकर आते हैं, इसके पास रखते हैं, वैसे तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप प्रेरण के कारण,
प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, सामने वाला टर्मिनल, सामने वाला आपका वायर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चालक है, एक आपके पास क्या है, प्लेट है, प्लेट के सामने एक दूसरा प्लेट मैंने रखा है, वो प्लेट क्या है, उदासीन है। इस प्लेट को मैंने, एक ही उदासीन था, तो हमने क्या किया, इस प्लेट को उठाया और उसको रगड़ दिया, गर्म कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया, धनावेशित हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब उसके सामने अगर कोई टर्मिनल लगा देंगे तो भैया सीधी सी बात है, प्रेरण के कारण वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपने आप हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या जनरेट हुआ, इसके बीच में तुरंत जनरेट क्या हो गया, तुरंत वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। वैसे किसी वायर में भी क्या हो जनरेट हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। अब इसमें कोई भी अगर चार्ज आएगा तो कैसे गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र किधर किधर की, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अगर इसमें, यदि इसमें कोई क्या आ रहा है, कोई अगर इसमें मान लीजिए यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। निगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, इस तरफ आने का प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा मैंने, यहाँ पर रख दिया, तो एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप सुनिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, खींच लेगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत ये धक्का मारेगा और अगला वाला मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डेवलप हुआ है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव पूरा चार्ज आ गया है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस पर बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, वो क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से बनाकर समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप बुक पढ़ें तो उसमें भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, दो प्लेटें हैं, दो मैंने एक क्या लिया है, दो मैंने चादर लिया है, पतली पतली लोहे की चादरों को मैंने लिया। अब चादरों को लेने के बाद मैंने क्या किया, इस चादर को उठाया और रगड़ दिया, ठीक है, रगड़ने के बाद या फिर इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ए वाला जो कंडक्टर है, जो मैंने माना है चादर है पतला सा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, इसके सामने यानी बहुत कम दूरी पर, यानी एक दूसरा वाला चादर रखा गया है, प्लेट रखा गया है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ तक, ई, किस दिशा में, इधर से इधर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर देखते जाइए, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, सपोज करो कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया और एक प्रोटॉन लिया। मैंने इलेक्ट्रॉन को पहले यहां पर रखा, इलेक्ट्रॉन को रखा तो तुरंत ये क्या किया, खींच लिया अपनी तरफ, कहां खींचा, पॉजिटिव की तरफ खींचा। यानी वैद्युत इलेक्ट्रॉन अगर वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, खींच लेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र इधर, इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टा, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। आप जानते हो धनावेशित और ऋणावेशित कणों के बीच हमेशा कौन सा बल लगता है, एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो यानी कहने का मतलब, अगर कहीं पर आपको बोलना है तो अगर वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, याद रखना, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये निगेटिव चार्ज को मैंने उठा के पकड़ के लाकर रखा, अरे पकड़ के लाकर रखा यार, कोई यहाँ पर वायर देखा होगा, वायर मुड़ गया होगा, वो बात अलग है। लेकिन एक हम इलेक्ट्रॉन को जब भी लाएंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर, वैद्युत क्षेत्र किधर, इधर, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र। अब इसको जैसे ही रखा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तुरंत किधर आया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी धन प्लेट की तरफ आया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया। तो इससे पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र का अपने आप लिख देना, कभी भी लिखना कि वैद्युत इलेक्ट्रॉन जो होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। क्या करता है, गति करता है, ये बात याद रखना। अब कह रहे हैं, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अनुदिश गति करेगा, किसके अनुदिश गति करेगा, इस क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा, सामने धक्का मारेगा। भाई पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो जानते हो रिपल्सन हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे,
क्या होगा, रिपल्सन होगा, फोर्स ना रिपल्सन हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ये मान कर चलिए पॉजिटिव चार्जों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और पॉजिटिव निगेटिव चार्जों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। बल्ले बल्ले, मजा आ गया, ये तो हो गया। अब क्या कह रहे हैं, टॉपिक में क्या कह रहे हैं, तो ये इतना आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको डीपली पढ़ना है, मजे अच्छी तरीके से पढ़ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आया, इजी है, धमाकेदार तरीके से शुरुआत करेंगे। क्या है, ठीक है। अब इसको आपको पता चल गया बल कहां पर लगता है। धन आवेश पर बल लगता है अनुदिश, उसके क्या होता है, सामने क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लगेगा, उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में है। अब क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या हम किसी भी तरीके से डिफिनीशन बना के लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है क्या, भाई उसमें आवेश जा रहा है, आवेश जा रहा है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बात खत्म, इसको लिखने की आवश्यकता का लिखें उसको। किसी भी तार में आवेश ही प्रवाहित होगा, तो आवेश जब प्रवाहित होगा तो उसके प्रवाह की दर को, यानी कितना प्रवाहित होगा, सपोज करो ज्यादा प्रवाहित हो रहा है, आवेश ज्यादा प्रवाहित हो रहा है, तो यानी वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ये बात समझिएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, यदि किसी परिपथ में क्या है, वैद्युत धारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को ध्यान सुनिए, दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आया बाबू। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, हम सही से नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, आवेश प्रवाह की दर को नहीं बोलो सर जी गलत लिखिए, सर जी गलत कभी नहीं लिखेंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन गलत नहीं लिखेंगे। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रकट करते हैं, आई से लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को, यानी समय, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। अब यही होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अब एक बात और सुनिएगा, आई बराबर, अगर सपोज करो आई बराबर क्या मान लिया जाए, 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या है, 1/1, तो आई का मान कितना आया, 1 आया। अरे 1/1 तो आई का मान 1 आया, यानी कहने का मतलब 1 एम्पीयर की धारा बहेगी। यानी आई का मान क्या है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। अब 1 एम्पीयर होगा, हम कह सकते हैं एम्पीयर जो होता है किसके इक्वल होता है, एम्पीयर बराबर क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। एम्पीयर किसके बराबर होता है, कूलम प्रति सेकंड के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझिए, आपको मजेदार तरीके से समझाएंगे। आप ऑफलाइन कोचिंग में आइए, हम आपको पढ़ाएंगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। आप आइए तो स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। कुछ गाना वाना बज रहा है, क्या बात है। तो ये बात आप ऐसे नोट कर लेना, उठा के नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको पूरा बढ़िया से हम समझाते हैं, 1 एम्पीयर किसे कहते हैं, 1 एम्पीयर, 2-3 डिफिनीशन आप देखना, मजा आएगा आपको। देखिए हम एम्पीयर का 3 डिफिनीशन कह सकते हैं। एक डिफिनीशन तो ए आ गया, 1 एम्पीयर वैद्युत धारा किसे कहते हैं। 1 मिनट पुश करते हैं, कुछ गाना बज रहा है, 1 मिनट, गाना बजना बंद हो गया। चलिए बात कर लेते हैं, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो एम्पीयर इक्वल टू क्या है, एम्पीयर किसके इक्वल होता है, कूलम प्रति सेकंड के, कूलम पर सेकंड के होता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर हो जाएगा, क्योंकि 1 कूलम बटे 1 सेकंड है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, भाई 1 है ना, 1/1 बराबर 1, तो यानी I इक्वल टू क्या आया, 1 एम्पीयर वैद्युत धारा I। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बात करेंगे, देखिए एम्पीयर का हम 3 डिफिनीशन आपको देंगे। 3 डिफिनीशन आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए आपको, क्यों, देखिएगा
पहला डिफिनीशन आपको पता चल गया, 1 एम्पियर वैद्युत धारा किसे कहते हैं, 1 एम्पियर यही है, 1 एम्पियर वैद्युत धारा किसे कहते हैं। नंबर 1 कह रहे हैं एक Q बराबर I बराबर क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो Q का मान हमने 1 कूलम रख दिया और T का मान मैंने 1 सेकेंड रख दिया, बराबर क्या आया, 1 एम्पियर आया। I बराबर क्या आया, 1 एम्पियर आया। पहला तो ये कह सकते हैं। दूसरा, यदि किसी चालक में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उस परिपथ की धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। 1/1 बराबर 1 एम्पियर। दूसरा डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी चालक में, सपोज करो ये आपके पास क्या है, चालक है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, असंख्य इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि किसी चालक में एक सिरे से, यहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर जाते हैं। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में एक साथ लगभग 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 18 आवेश चार्ज क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। एक सिरे पर प्रवेश जैसे करेंगे दूसरे सिरे से वापस आ जाएंगे। हमेशा आवेश खत्म नहीं होता है। ये मत समझना कि किसी 62.5 संख्य इलेक्ट्रॉन एक साइड से अंदर जाएंगे 1 सेकेंड में। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उस परिपथ में एक सिरे से कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जाएगा जाता रहेगा। हमने बैटरी को मैंने लगाया, जैसे ही मान लीजिए बैटरी को मैंने जोड़ा, इसको मैंने जोड़ दिया, इसमें क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। मैंने जैसे ही जोड़ा वैसे तुरंत क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ से आए और यहाँ से बैटरी से लिया और करंट चले गए वापस। वो बात है। तो कहने का मतलब एक सिरे पर जितने इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करते हैं और उतने निकल जाते हैं, उतना ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं इस बात का, यानी 1 सेकेंड में यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब उस वायर में लगभग 62.5 संख्य इलेक्ट्रॉन यानी एक सिरे से प्रवेश करेंगे, दूसरे उतने सिरे से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बात याद रखना हमेशा, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है, 1 एम्पीयर बराबर लिख लेंगे 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 18 आवेश चार्ज, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, प्रवाहित किया जा सकता है। बाकी पॉजिटिव चार्ज को तो इतना आसान होता नहीं है। अब एक वाला दूसरा डिफिनीशन आप समझ में आ गया। यदि किसी चालक में एक सिरे से क्या होते हैं, 62.5 संख्य इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 1 सेकेंड में एक स्थान पर अंदर जाते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, तो इतना लिख देना। तीसरा वाला एम्पीयर की परिभाषा क्या है, एम्पीयर की परिभाषा तीसरा वाला क्या है। मान लीजिए आपके पास चालक है अनंत लंबाई का, क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का। मान लीजिए आपके पास एक चालक है। अब इन चालकों के बीच क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट फ्लो होगा तो यानी इस पे क्या हम कह सकते हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे प्रति मीटर क्षेत्रफल यानी 1 मीटर क्षेत्रफल पर सारे के सारे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सारे के सारे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। देखिएगा, जो कहते हैं 2 अनंत लंबाई के सीधे क्या होते हैं, धारावाही चालक तार, ऐसे लिख देंगे। अब भाई अनंत है, हमें नहीं पता कितना बड़ा है, अनंत लंबाई का है। ये क्या है, अनंत लंबाई का है, ये भी अनंत लंबाई का है। 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, चालक सीधे धारावाही चालक, ठीक है। यदि वे एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई यार बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, बहुत अनंत लंबाई के हैं। यदि 2 अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, धारावाही चालक तार क्या है, चालक
जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर है ना, हाँ 1 मीटर है, मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर तो इतना होगा, 1 मीटर पर स्थित है। यदि इनके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में यानी 1 मीटर इसको ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, 1 मीटर लंबाई ले लीजिए क्षेत्रफल पर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि इनके जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने लगभग इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। यदि उनके बीच बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 1 एम्पियर का करंट और इसमें भी 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हम लिख सकते हैं यदि दो सीधे धारावाही चालक तार, यदि दो सीधे धारावाही चालक, सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, किसी प्रकार से लिखना कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, यदि उनमें उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा उनके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगभग 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उसमें कहने का मतलब 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला वाले पॉइंट की तरफ। अगले वाले पॉइंट की तरफ हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए आराम से इसको लिख देंगे, मिटा रहे हैं। डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, फटाफट इसको देख लीजिए। डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा बाबू, देखा ध्यान से, क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर देखिए क्या है, यदि दो अनंत लंबाई के सीधे यदि दो अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक यदि वह एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दोनों तारों के यदि उनके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल लगता है या कार्य करता है, लगता है, तो उस चालक में 1 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इसको लिख लेना, डिफिनीशन यही बनेगा। यदि दो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक यदि वह एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उसमें उस चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। एक लिख लिया भैया, ठीक है, इसको लिख लेना, समझ में आया, इसको लिख लेना, ठीक। अगला वाला बात कर लेते हैं, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं भैया, ठीक है। अगले वाले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे इसको चेक करेंगे, अदिश राशि, क्या कह रहे हैं, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसको कैसे पता लगाएंगे, अदिश राशि है, अदिश राशि ध्यान से देखना, अदिश राशि है। अब भाई सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ऐसे ले लिया, एक तार ए लिया और एक तार ए लिया, यहाँ पर ले जाकर ज्वाइंट कर दिया। मान लीजिए ए क्या है, ओ पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए ओ और इसको मान लेते हैं बी ओ। यहाँ से करंट इसमें गया, यहाँ से करंट इसमें गया, इसमें 3 एम्पियर का करंट, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, 7 एम्पियर के होगा।
तो यानी एन में मतलब इसमें 7 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। तो ये भाई अदिश राशि क्यों है? यदि इस वायर को हम कितना भी मोड़ दें, नंबर 1 इस बात से चेक करेंगे, यदि इस वायर को कितना भी मोड़ दिया जाए, भाई आपका एक सीधा सा वायर है, आप उसको जितना मर्जी उतना मोड़ दो, लेकिन करंट का मान नहीं बदलेगा, करंट का मान नहीं बदलेगा। आप मैंने क्या किया, इसमें 3 एम्पीयर का करंट फ्लो किया, इसमें 4 एम्पीयर का करंट फ्लो किया, इसमें कितना गया, 7 एम्पीयर का करंट गया, गया कि नहीं गया? हम इस बात इस निशान, केवल निशान एक वैद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, धारा इधर जा रही है, ये नहीं बता रही है। कहने का मतलब ये क्या है, इसमें करंट जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, इसी जॉइंट पर तो जाएगा। मैंने एक बैटरी यहाँ लगाया, एक बैटरी यहाँ लगाया, दोनों से करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इसमें जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसमें 3 एम्पीयर का करंट यहाँ पर जब आकर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 एम्पीयर का करंट जाएगा आगे। ये सिर्फ चिन्ह बता रहा है कि धारा इस दिशा में जा रही है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि आप जब भी इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 एम्पीयर आएगा। उसका वेक्टर अगर हम क्या करेंगे, योग करेंगे, वेक्टर अगर ऐड करेंगे तो 3 और 4 दोनों का स्क्वायर होकर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होना चाहिए। लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पीयर का, 7 एम्पीयर का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसलिए क्या है, एक अदिश राशि है। क्योंकि हम वायर को कितना भी क्यों ना मोड़ दें, किसी भी चालक को कितना क्यों ना मोड़ दें, लेकिन उसमें करंट का मान यानी वैद्युत धारा का मान नहीं बदलता है, इसलिए यह एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि दोनों का अगर हम वेक्टर योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 एम्पीयर आना चाहिए वेक्टर योग। लेकिन अगर इसका स्केलर यानी अदिश गुणनफल करेंगे, अदिश योग करेंगे तो इसका कितना आएगा, 7 एम्पीयर आएगा। इतना आप लिख लेना आराम से, ठीक है। जो किताब में दिया होगा यही दिया होगा कि अगर हम वायर को कितना भी मोड़ दें, अब भाई कितना भी मोड़ दो उसको, लेकिन धारा का मान नहीं बदलता है ना। आपके घर में वायर बहुत जगह पर बहुत मुड़ा रहता है, लेकिन धारा का मान कहने का मतलब नहीं बदलता है। कारण यही होता है, धारा उतने रहेगी जितना उसमें जाएगी। वो बात अलग है कि उसमें क्या हो गया, कुछ उष्मा के रूप में कुछ नुकसान हो गया, हादसा हो गया, तो उसका बात अलग है। लेकिन अगर 3 एम्पीयर का करंट यहाँ, 4 एम्पीयर का करंट यहाँ प्रवाहित हो रहा है, तो इस वाले परिपथ में 7 एम्पीयर का करंट होगा, ठीक है। यह एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका वेक्टर योग कितना होगा, 5 एम्पीयर होगा। लेकिन इसका अगर हम स्केलर योग करेंगे, स्केलर ऐड करेंगे, तो इसका कितना आएगा, 7 एम्पीयर होगा। इसलिए यह एक क्या है, अदिश राशि है। यही आपकी बुक में भी दिया होगा। चलिए आई होप अगला वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला वाला क्या है, धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, धात्विक चालक में, अगला वाला मार्क कर लें। धात्विक चालक में, धात्विक 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 चालक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह हो रहा है। धात्विक चालक है, धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह, देखिए आवेशों का प्रवाह, ठीक है। धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए क्या है, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, इन मेटालिक कंडक्टर, CONDUCTOR कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, यानी मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैसे प्रवाहित होता है, ठीक है। पहला वाला हम समझेंगे क्या है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हीरोइन है, हीरोइन मॉडल, ये क्या है, मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, काकरे पूरा लिखे, इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है। तो भाई कैसे प्रवाहित होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है मोटा सा वायर,
क्या है, मोटा सा वायर, लोहे का वायर है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए लोहे का वायर है। इसमें क्या होगा, इसमें एटम होगा, क्या होगा, परमाणु होगा, क्या होगा, परमाणु होगा, इसमें परमाणुओं से बड़ा अणु होगा, उसके बाद नहीं है, इसमें परमाणु होगा। परमाणु में क्या होता है, बीच वाला पार्ट पॉजिटिव 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 होता है। अब यही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, एक परमाणु बना रहे हैं। परमाणु में क्या होगा, बीच वाला भाग पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, बेचारे धसे होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे 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 असंख्य इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धसे होंगे। असंख्य नहीं, परमाणु जितना बड़ा रहेगा उसी हिसाब से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो आपके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, असंख्य इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होती है। यहाँ पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इन पर नाभिक का आकर्षण बल पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यानी कहने मतलब जो एकदम किनारे किनारे के इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर आकर्षण बल का मान क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इनको अगर हम रगड़ दिया जाए, भाई सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं ठोसों में सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। ध्यान से फिर से बढ़िया से बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक परमाणु बना रहे हैं, उसी की पहले परिकल्पना करते हैं, ठीक है, उसके बाद तब चलते हैं। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास एटम है, बीच वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर अपने अपनी कक्षाओं में मान लीजिए क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहाँ पर एक अपनी कक्षा है, अपनी अपनी क्या है, अपने अपने ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, इनको अगर आसानी से रगड़ दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, इस परमाणु पर को अगर रगड़ दिया जाए, यानी जब पूरा वो ही रगड़ेंगे ना, पूरा मान लीजिए धातु जो होगा उसी को रगड़ दिया जाए, इसमें यदि इसको रगड़ दिया जाए तो इसमें से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर, हर जगह से निकल जाएंगे। जब किसी भी परमाणु को, यानी परमाणु को तो उकरा नहीं जा सकता है, परमाणु में क्या रहेगा, अणु रहेगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु का निर्माण होगा। अब अणुओं से मिलकर क्या होगा, किसी पदार्थ का निर्माण होगा। मैंने क्या लिया, लोहे की चादर लिया और एक तार लिया, तार को रगड़ दिया। जैसे ही तार को रगड़ा तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। ध्यान से देखिएगा, इसमें परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल के एक खाली स्थान में जो है यहाँ पर गति करने लगे। जब इसको परमाणु को, यानी कहने का मतलब जब भी किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है, ठीक है, तो जबकि किसी धातु को रगड़ा जाता है तो धातुओं में से जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नाभिक उतना ज्यादा प्रबलता के साथ इसको पकड़ के नहीं रख पाता, यानी बांध के नहीं रख पाता। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, हल्का सा ऊर्जा मिल जाए ये बेचारे क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और यही जो बाहर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यही क्या करते हैं, वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहे हैं ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। यानी ठोस में सभी धातु, जितनी प्रकार की धातुएं हैं उसमें से कुछ बहुत अच्छे सुचालक होंगे। जैसे चांदी हो गया, चांदी आपका सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है चांदी, ठीक है। जबकि वहाँ पर अगर लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, इसमें करंट थोड़ी प्रवाहित होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या होती हैं, ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती हैं, सबसे अच्छी सुचालक होती हैं, धातु है भाई। अब कह रहे हैं इसको हम समझने के लिए क्या है, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा इसको समझा जा सकता है, ठीक है। वैद्युत आवेश का प्रवाह को हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। अब जानते हैं परमाणु में क्या होता है, परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक की चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, अनियमित अपनी अपनी कक्षाओं में क्या होते हैं, त्रिविमीय क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई परमाणु होता है, परमाणु में ऐसे कंपन करता है, ऐसे गति करता है, ऐसे गति करता है, यानी किसी भी राउंड में अपने ही ऑर्बिटल में रहेगा लेकिन त्रिविमीय गति करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ त्रिविमीय कक्षाओं में, यानी अपनी अपनी कक्षाओं में त्रिविमीय चक्कर लगाता रहता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा बुक के ऊपर ऐसे बना रहता है, ये नाभिक बना रहता है, इसके ऊपर ऐसे बना रहता है, आपने बुक में देखा होगा। ऐसे भी चक्कर मार सकता है, ऐसे भी चक्कर मार सकता है, यानी किसी भी दिशा में चक्कर मार सकता है लेकिन त्रिविमीय गति करेगा। ऐसा नहीं होगा केवल एक ऐसे जो चित्र बनवा दिया जाता है उसी में होता है, ऐसा नहीं होता। त्रिविमीय गति करेगा, यानी हर दिशा में गति करेगा, कहने का मतलब, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने ऑर्बिटल में ही रहेगा।
तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं किसी पदार्थ में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो समीप वाली कक्षाओं में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इस पर आकर्षण बल का मान जितने पास रहेंगे उतने ये क्या करेगा, ये जो नाभिक है, नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, उतने ये तेजी के साथ प्रबलता के साथ क्या होंगे, जकड़ के रखेंगे इलेक्ट्रॉनों को, ये बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन काफी दूर हैं, इसलिए इनको क्या करें, आसानी से हल्का सा गर्म करके रगड़ के इनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना दिमाग में, ठीक है, समझ में आया बात। अब कह रहे हैं अब इसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, किसी वायर में रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। अब जब रिक्त स्थान होते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या होते हैं, ऐसे टहलते रहते हैं। तो जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सीधी सी बात है वो पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हम उसको क्या कर लेते हैं, धनायन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इधर उधर गति करेगा, अनियमित रूप से क्या करते हैं, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, यानी 1000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, यानी क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। समझ में आया, इधर उधर कंपन का मतलब यार कंपन नहीं, इधर उधर ये खाली स्थान जो होता है, गैप होता है परमाणुओं के बीच में, वहां पर गति करते रहते हैं। इसको बोला जाता है, ये इसलिए होता है कि धातुओं में अगर हम क्या कर लें, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा हम अगर क्या ले लें, देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ले लिया, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। अगर इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो ये बोला जाता है लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद रहेंगे। अब आप कल्पना कर लीजिए 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक लोहे का हमने क्या लिया, एकदम घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा है, एक सॉलिड मैंने लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग है, ए लिया 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा मैंने लोहे का एक क्या लिया, एक बड़ा सा मैंने टुकड़ा लिया, एक चौखिंटा मैंने टुकड़ा लिया, एक क्यूब एक मैंने टुकड़ा लिया, जो क्या है पूरी तरीके से हाई डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, अधिक है। लोहा वैसे भी क्या होता है, खोखला थोड़ी ना होता है, उसमें क्या अंदर मतलब क्या है, डेंसिटी उसकी हाई है। तो उस समय उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला जाता है ऐसा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 है। अब इसका भैया 1 किलोमीटर वायर बना दीजिए, उठा के 1 किलोमीटर पतला सा वायर बना दीजिए, तो आप कल्पना कीजिए कि इसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनियमित गति कर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसमें 1 मीटर क्यूब में, यानी कहने का मतलब 1 घन मीटर में लगभग कोई अगर वायर लोहा है, लोहा हो या चांदी हो या कुछ भी हो, कापर हो, एल्यूमिनियम हो, टिन हो, कुछ भी हो, तो उसमें कहने का मतलब क्या होता है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैद्युत धारा को, ऊर्जा को लेते हैं, एक स्थान पर ले से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं, यही होता है। समझ में आया, ये इसलिए कहा जाता है भाई, इसको पूरा क्या है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हाई घनत्व है इसका, डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अब इसको पतला पतला वायर बना दिया गया, जब पतला पतला वायर बना दिया गया तो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो क्या करेगा, वो अच्छा गुड कंडक्टर होगा ही होगा, यही कारण होता है, रीजन सबसे बड़ा यही होता है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन किसी भी, भाई 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा, मैंने एक क्या ले लिया, आयरन का टुकड़ा ले लिया, मतलब एक क्यूब लिया आयरन का टुकड़ा, हाई डेंसिटी का, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी लोहा है आपका, आयरन है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा ही होगी। अब इसमें जब 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होगा तो यानी कहने का मतलब ये है कि इससे पतला पतला मैंने वायर बना दिया। अब पतला पतला वायर बना दिया, उस समय उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही क्या करते हैं, वैद्युत धारा को, यही इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को आप आराम से जाकर अपने कॉपी में आराम से नोट करना, क्या लिखना, ठोस में सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, अच्छी सुचालक होती हैं। इसको समझने के लिए, वैद्युत चालन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन
सिद्धांत द्वारा भी समझ सकते हैं। किसी पदार्थ में परमाणु में क्या होता है, जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी कक्षाओं में त्रिविमीय रूप से क्या करते रहते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र में गति करते रहते हैं। जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है नाभिक के पास होता है, उस पर आकर्षण बल क्या मान क्या होता है, ज्यादा होता है। आकर्षण बल उस पर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। जो भी इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उन पर आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनको जब हल्का सा ऊर्जा दे दी जाती है, बाहर से इनको गर्म कर दिया जाता है या फिर रगड़ दिया जाता है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर यही निकलते हैं तो ये बाहर निकलकर जो खाली स्थान होता है परमाणुओं के बीच में, जो खाली गैप होता है, जो थोड़ा सा गैप होता है, उसी में क्या रहते हैं, अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब अनियमित रूप से गति करते रहते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही वैद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। आप आगे लिख देना कि 1 मीटर क्यूब अगर कोई क्या है, एकदम कहने का मतलब हाई डेंसिटी का कोई आयरन का टुकड़ा है, उससे वायर बनाया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 होती है, जो क्या करती है, यही विद्युत धारा का क्या करती है, चालन करती हैं। इसलिए जो धातुएं होती हैं अच्छी चालक होती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए हम मिटा रहे हैं। यानी आप हेडिंग लगा लीजिएगा और ऐसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे जैसे नोट किया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जो भी आपके पास बुक होगा उसको बढ़िया से एक एक शब्द पढ़िएगा। आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ श्रांतिकाल तथा अफवा वेग अनुगमन वेग, अफवा वेग या अनुगमन वेग या अथवा अनुगमन वेग। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें अलग अलग हैं। माध्य मुक्त पथ क्या कह रहे हैं, हेडिंग देखिएगा ध्यान से। हेडिंग क्या है, हेडिंग है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। फिर क्या है, माध्य मुक्त पथ है। फिर क्या है, श्रांतिकाल तथा अफवा वेग। श्रांति काल तथा अपवाह वेग, अथवा इसे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग इसको बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा। एक आप ले लीजिए, क्या कंडक्टर ले लीजिए, बढ़िया सा बना दे रहे हैं, यही केवल समझना है, समझने की आपकी जिम्मेदारी है। यानी क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, श्रांतिकाल किसे कहते हैं, अफवा वेग किसे कहते हैं, तीनों आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एटम बनाते हैं। ऐसे समझो कि आपके पास एक वायर है, इसमें क्या है, असंख्य परमाणुएं मौजूद हैं, इसमें उपस्थित हैं। इसमें बीच वाला भाग क्या है, पॉजिटिव है, बीच वाला पॉजिटिव है, बीच वाला बेचारा पॉजिटिव है, नाभिक है, क्या परमाणु का नाभिक है। बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब सीधी बात बा भैया, यहाँ जब ये गर्म हुई हैं, यानी इसमें गर्मी जब आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। देखिए खाली स्थान है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, गति करेंगे, ऐसे 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 अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन, जब अगर सपोज करो इसमें असंख्य परमाणुएं हैं, बहुत सारे परमाणुएं हैं, अरबों खरबों परमाणुएं हैं, अगर यदि अरबों खरबों परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो जो परमाणु होगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जब धनावेशित हो जाएगा तो हम यही कह सकते हैं ये बार बार धनायनों से क्या करते हैं, बार बार टकराते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे गैस भर दिया जाए किसी पात्र में, हम क्या करते हैं, कंटेनर में अगर गैस भर देते हैं, क्या भर देते हैं, गैस भर देते हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, नहीं डांस करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। समझ में आया, अनियमित रूप से मतलब क्या करेंगे, गति करते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं रहता। ये पात्र की दीवारों पर टकराते हैं, टकराने पर इनकी दिशा बदल जाती है। वैसे जब भी इलेक्ट्रॉन किसी तार के अंदर परमाणुओं से बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, बारंबार वो धनायनों से टकराता है, यानी परमाणुओं से, जो पॉजिटिव परमाणु होते हैं, धनावेशित परमाणु होते हैं, बारंबार टकराता है। और टकराने पर इसमें दो नुकसान होता है। पहला नंबर, ये भाई साहब निकल के आए, देखिए ये यहाँ पर टकरा गए,
अब यहाँ पर तेजी से टकराए, तुरंत यहाँ पर टकरा गए। अब यहाँ से टकराने पर यहाँ पर टकरा गए, यहाँ से टकराने से यहाँ पर टकरा गए, यहाँ से यहाँ पर। अब ये क्या कर रहे हैं, बार बार इनकी दिशा क्या हो रही, बदल रही है। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर, किसी तार के अंदर किसी परमाणु बाहर निकलता है तो क्या करता है, धनायनों से बारंबार टकराता है, और टकराने पर इसकी गति, इसकी मतलब दिशा और इसकी ऊर्जा तुरंत क्या हो जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है और ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब वो ऊष्मा के रूप में, जब ये निकला यहाँ से तेजी के साथ निकला और ये गया दूसरे पर टकराया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी है, मान लेते हैं दूरी क्या है यहाँ पर d1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d2। तो हम क्या कर सकते हैं, d1 प्लस d2 अपान 2, यही आपका क्या हो गया, माध्य हो गया, माध्य दूरी हो गई। यही क्या हो गया, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी ये मुक्त हो चुके हैं इस परमाणु से, और क्या कहें, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी के आधे को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। याद रखना, दो क्रमागत, एक बार यहां से यहां टकराया और यहां से टकराने के बाद यहां टकराया, यानी दो क्रमागत, क्रम वाइज टक्कर, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी के माध्य को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मतलब होता आधा, माध्य एकदम आधा निकाल लीजिए, औसत यानी है। तो यही आपका माध्य दूरी आ गया, इसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब कह रहे हैं दो क्रमागत टक्करों में जो लगा समय, मान लीजिए t1 लगा, समय क्या लगा, t1 प्लस t2, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2, इसका माध्य निकाल लेंगे, माध्य मतलब आधा, मध्य वाला मान। तो आपका t1 प्लस t2 बटे, यही है क्या कहलाएगा, कैपिटल T। इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, श्रांति काल। ये क्या है, श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं दो क्रमागत टक्करों में लगे समय के आधे को क्या कहते हैं, श्रांति, माध्य को श्रांति काल कहते हैं, याद रखना। अब क्या है, अफवाह वेग। अफवाह वेग के बारे में डिस्कशन अगले टॉपिक में होगा, अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, आप आना, आसपास के स्टूडेंट हैं वो जुड़ें और बेहतर से बेहतर तैयारी करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो आकर तैयारी जम के करें। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर का एक छोटा सा अंश चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, यहीं पर नहीं, आगे हमारा प्लानिंग क्या क्या है आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखें, वीडियो चल रहा है, हाँ वीडियो तो चल रहा है। आगे प्लानिंग क्या क्या है ध्यान से देखिएगा, आगे हम प्लानिंग क्या क्या कर रहे हैं आप ये भी ध्यान से देखिएगा। आगे प्लानिंग क्या कर रहा है, आगे प्लानिंग हो रहा है नीट का, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, 12th क्या है सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम, 12th हो गया, नीट हो गया, इन दोनों की तैयारी मैं करवाऊंगा। नीट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, यही होता है, जो भी होता है नीट, जो आपका डॉक्टरी लाइन होता है, यही टोटल क्या है इंग्लिश मीडियम में है। अब मैंने कोर्स देखा, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा ये क्लास 12th का पूरा जो सिलेबस है वही सिलेबस क्या होता है आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाता है। बाकी अगर आपकी मेंटल इफिशियंसी बहुत स्ट्रांग है, आपकी मानसिक दक्षता, मेंटालिटी यानी आपका मेंटल पावर अगर बहुत स्ट्रांग है, तो कहने का मतलब आप कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नीट की आगे हम कुछ समय बाद हम आएंगे, और इंग्लिश मीडियम से मतलब इंग्लिश मीडियम में नीट हिंदी मीडियम में भी होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं। अधिकांश जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वही सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, बाकी हिंदी मीडियम के बेचारे नहीं हो पाते हैं, कम ही होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो पाते हैं, लेकिन कम होते हैं। आने वाले समय में आपको नीट का भी कंटेंट दूंगा, जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर मैं नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी कोचिंग पर ऐसी व्यवस्था डेवलप करूंगा ताकि उनको क्लास 12 सपोज करो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहीं अच्छे सिटी में हम लोग प्रयास करेंगे, वहाँ कमरा वमरा लेकर वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाएंगे, कि ताकि अभी तो हम लोगों का शुरुआत है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रगल करना,
यानी आगे हमें बहुत कुछ करना है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं भी आपको भरपूर सहयोग करूंगा। जितना हो सकता है हमसे हम सहयोग करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक आपको। आप वीडियो जरूर देखना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।